नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 4 फरवरी का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। स्टार्ट करने से पहले ये जो पीडीएफ आज हम जो डिस्कस करेंगे, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है पीसीएस गुरुजी ऑफिशियल। तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वो ये पीडीएफ और भी चीज़ें जो आती हैं लगातार हम वहाँ भेजते हैं। पीसीएस के पढ़ाई के रिलेटेड आपको कोई समस्या नहीं है, सब उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा, खासकर करंट अफेयर्स रिलेटेड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे आज। पहला क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के अध्यक्ष कौन हैं, जिनका हाल ही में जो कार्यकाल है वो 2023 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए, अब एलआईसी को लेकर फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। पहला सवाल ये इस तरह का आएगा कि भैया एलआईसी का कौन सा अध्यक्ष है जिसको 1 साल के लिए और इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है, तो वह है एमआर कुमार। ठीक है, ये सवाल आ गया। लेकिन एलआईसी को लेकर कुछ 2-3 बातें लगातार आ रही हैं। पहला आ रहा है कि सरकार कह रही है कि हम एलआईसी का आईपीओ जारी करेंगे। आईपीओ यानी कि सरकार चाहती है कि एलआईसी है वो पब्लिक डोमेन में चल जाए, मतलब उसके शेयर्स पब्लिक खरीद सके। एलआईसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है और उसके पास इतना ज्यादा पैसा है कि अगर मार्केट में कभी शेयर्स नीचे गिरते हैं और सरकार को लगता है कि उसको इंटरवीन करना चाहिए, उसको थोड़ा सा इंटरफेयर करना चाहिए, तो एलआईसी को ऑर्डर करते हैं और एलआईसी शेयर्स खरीदता है, यानी कि मार्केट को गिरने से बचाता है। इतना ज्यादा पैसा एलआईसी के पास है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एलआईसी के पास जो फंड रहा है वो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है कि उसका फंड किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। इतना ज़्यादा फंड होने के बावजूद भी वो उस हिसाब से तरक्की नहीं कर रही है जिस हिसाब से करना चाहिए। सरकार चाहती है कि इसका आईपीओ लाया जाए, तो इससे 2 चीज़ें होंगी। पहला तो ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ेगी क्योंकि दूसरे लोग भी आएंगे इसके अंदर। ठीक है, और दूसरी बात सरकार को भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो एक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है सरकार इसको लेकर। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरकार अपने शेयर्स बेचेगी, ठीक है, और उससे जो पैसा इकट्ठा करेंगे उसको वो सामाजिक कार्य हो गए या दूसरे जो चीजें होती हैं उसके अंदर वो करेगी। एलआईसी हो गया है, आजकल चल रहा बात आईडीबीआई का, एक बैंक है। सरकार चाहती है कि इस बैंक के भी शेयर्स कुछ वो बेच दें। इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट अच्छा है या बुरा है डिपेंड करता रहता है। ठीक है, देखा गया है कि सरकार जो है लगातार ऐसी कंपनियों के शेयर्स बेच देती है जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग नहीं होते हैं। जैसे एयर इंडिया को टाटा को दोबारा बेच दिया गया 18,000 करोड़ के अंदर। ठीक है, अपोजिशन पार्टी ये एलिगेशन लगाते हैं कि भाई आप तो बजाय नई कंपनी को बनाने के, सरकारी कंपनी को बनाने के, आप तो जो सरकारी कंपनी ऑलरेडी है उसके शेयर्स बेच रहे हैं, उसको प्राइवेट कर रहे हैं। ये तो सही नहीं है, ये एक तरह के एसेट्स हैं। ठीक है, अब यहां पे 2 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, मैं अपोजिशन को बात लेकर करता हूं कि अपोजिशन क्या बोलती है इस बात को लेकर। अपोजिशन ये बोलता है कि आप इसको बेचकर अपना जो इनएफिशिएंसी है आपकी, यानी कि जो आप पैसा कमा सकते थे बट कमा नहीं पाए, या अनाप शनाप जो पैसा खर्चा करते हैं उसको छुपा रहे हैं और अपनी योजनाओं को चालू करने के लिए कभी आप आरबीआई से पैसा लेते हैं, कभी आप एलआईसी का पैसा लेना चाहते हैं, कभी आईडीबीआई बैंक से लेंगे, कभी एयर इंडिया से लेंगे। ठीक है, तो सरकार की इनएफिशिएंसी गिराने की कोशिश करती है। मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूं। मैं कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर सारे सरकारी कंपनियां अगर प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो सरकार चाहती है, सोशल वेलफेयर, खासकर रिजर्वेशन है, वो कहां पे होगा। सारी कंपनी प्राइवेट हो जाएंगी तो रिजर्वेशन कहां पे लागू करोगे। रिजर्वेशन होते हुए भी रिजर्वेशन नहीं हो पाएगा। ये तो बात हो गई अपोजिशन की। सरकार बोलती है कि हम जितने भी लॉस मेकिंग कंपनी है इसको प्राइवेटाइज कर देने से वहां पे नया मैनेजमेंट आएगा, एफिशिएंट मैनेजमेंट आएगा और ये कंपनी और बेहतर काम कर सकती है। दूसरा, जो पैसा रेवेन्यू आएगा उसको हम और दूसरी जगह पे काम कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों पॉइंट्स हैं, अपोजिशन वाला पॉइंट भी है, आपको सरकार वाला पॉइंट भी है। सवाल जैसा आए आपको वैसा आंसर लिख देना है। फिलहाल यहां पर एमआर कुमार साहब हैं यहां पे। ठीक है, ये सब कहानी आप पढ़ लीजिएगा, जो पीडीएफ मिलेगी इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। अब 3 स्टेटमेंट दी हैं, हमें यह देखना है कि स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं। भारतीय तट रक्षा बल ने अपना 50वां
स्थापना दिवस मनाया है। इंडियन कोस्टल गार्ड जो होता है, ठीक है, तट रक्षक बल, उसने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। क्या ये सही है? दूसरा, वर्तमान में अजय माथुर भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक हैं। क्या ये सही है? इसके आदर्श वाक्य वयम रक्षाम का अर्थ है हम रक्षा करते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आंसर है केवल तीसरा। केवल तीसरा, यानी कि इसका आदर्श वाक्य वयम रक्षाम का अर्थ है हम रक्षा करते हैं, सही है। बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है, यानी कि 50वां स्थापना दिवस नहीं मनाया गया है, अपितु 46वां स्थापना दिवस मनाया गया है। एक मिनट चला गया, 46वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 46वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। और इसके जो महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया साहब हैं, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट ऊपर गलत हैं। कई बार पीसीएस में इस तरह के सवाल पूछते हैं, फैक्चुअल सवाल को ही 3-4 स्टेटमेंट्स में डाल दिया जाता है, ठीक है। और आजकल पीसीएस में स्टेटमेंट वाले सवाल काफी पूछे जाने लग रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 1978 में इसका गठन हुआ है। कई बार आपको ऑर्गेनाइजेशंस का जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है उसके ऊपर सवाल पूछते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि तट रक्षक बल हो गया, या आरबीआई हो गया, या नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, ठीक है। इस तरह के जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो इस्टेब्लिशमेंट है, कब वो इस्टेब्लिश हुए हैं, वो वर्ष याद रखने हैं। लगातार पीसीएस में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसको इकोनॉमिक्स के जोड़ के हम पढ़ सकते हैं इसके अंदर। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। हाल ही में बम चक्रवात कारण किस देश के राज्यों ने इमरजेंसी घोषणा की है? कहने का सवाल है कि जो बम चक्रवात है कहां आया है। पीसीएस में एक जो फेवरेट सवालों में से एक सवाल है, साइक्लोन के ऊपर सवाल पूछते हैं, चक्रवात के ऊपर, ठीक है। साइक्लोन के ऊपर पूछते हैं। एक तो ये ज्योग्राफी का सवाल है। ज्योग्राफी में आपसे साइक्लोन किस तरह से बनते हैं, क्या बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से होते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय साइक्लोन कैसे होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन कैसे होते हैं, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे होते हैं, इसका फर्क पता होना चाहिए आपको। फिर चक्रवात कितने टेम्परेचर बनते हैं, क्या बनते हैं, ये ज्योग्राफी का सवाल है। अगर मैं इसे करंट अफेयर से जोड़ के बोलूं तो साइक्लोन्स कहां कहां पे आए हैं, कब आते हैं, किस देश में आए हैं, ये याद रखना है। अमूमन सवाल पूछते हैं कि इसे यही सवाल है कि बम चक्रवात कहां आया है, ठीक है। तो ये बम चक्रवात आया है अमेरिका में। सवाल इस तरह बन गया। कुछ सवाल ऐसे आएंगे कि जैसे लेट्स सपोज इंडिया में 4-5 साइक्लोन आ गए, ठीक है। तो पूछेंगे कि कौन सा साइक्लोन किस राज्य से टकराया, क्या वो मुंबई से टकराया, क्या वो आपका उड़ीसा से टकराया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, या कौन सा साइक्लोन कब आया उसकी तारीख के हिसाब से याद रखना है। तो ये इस तरह के सवाल करंट अफेयर्स को लेकर है। प्री को लेकर हम बात करते हैं तो, और ज्योग्राफी को लेकर बात करते हैं। जैसे मैंने कहा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या कैसे बनते हैं, क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन कैसे होते हैं, क्या बनते हैं। और दूसरा है साइक्लोन्स के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कि इंडिया में साइक्लोन बोलते हैं, अगर हम चले जाएं अमेरिका तो वहाँ ह्यूरिकेन कहते हैं, जापान और चाइना चले जाए तो टाइफून कहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया चले जाए तो विली विली कहते हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये प्री के सवाल हो गए। मेंस की बात करते हैं। मेंस में कैसे पूछते हैं? सवाल आया 2018 में कि भैया ये साइक्लोन के नाम कैसे पढ़ते हैं। यूपीएससी में सवाल पूछा गया था, जो ये बॉम्ब साइक्लोन है, कटरीना साइक्लोन है, ये सब नाम कैसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो ये जैसे मान लो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, अब हिंद महासागर के आसपास की जितनी कंट्रीज होंगी, ठीक है, वो सब क्या करेंगी, वो एक लिस्ट देती हैं, मतलब 10-15 नाम दे देती हैं और सबके नामों को जोड़ लिया जाता है। जैसे कि सब लिस्टों के नाम ऐसे 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 लिख दिए जाते हैं, ठीक है। अब कुछ साइक्लोन बहुत छोटे साइक्लोन होते हैं, ठीक है, जैसे छोटे से हुए, कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाला तो उसका नाम दे दिया गया, ये नाम यूज कर लिया। फिर 2 दिन बाद फिर एक साइक्लोन आया, उसको ये नाम दे दिया गया, ठीक है। अच्छा, मान लो कोई साइक्लोन, बड़ा साइक्लोन आया जिसने काफी खबर मचाई, काफी खबर में आया, कुछ नुकसान भी कर दिया, ठीक है, तो उसको ये नाम दे देंगे। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा साइक्लोन आ जाता है, उसमें आ जाता है, न्यूज में आ जाता है, तो
उस नाम को फिर ये डिलीट कर देते हैं और यहां पर नया नाम आ जाता है। जो छोटे वाले होते हैं ये नाम रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो बड़ा कोई साइक्लोन आएगा तो वो नाम रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक, जैसे बॉम्ब साइक्लोन आया, इसके नाम अब रिटायर हो गया, अभी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ठीक है, कटरीना नाम आया था अमेरिका में एक बार, कटरीना साइक्लोन आया था, वो कर दिया है। ठीक है, इस तरह से बाकी ये जो नाम है छोटे साइक्लोन वाले ये रिपीट हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर कर जाएंगे। तो जितनी कंट्रीज अगल बगल होंगी वो लोग नाम देती हैं और सबका नंबर आता है। जैसे मान लो इंडिया की बात करते हैं, मान लो ये नाम इंडिया ने दे दिया, फिर पाकिस्तान ने दे दिया, फिर बांग्लादेश ने दे दिया, इस तरह से नाम दिए जाते हैं। तो ये साइक्लोन को लेकर बहुत याद रखिएगा कि साइक्लोन कैसे आता है। जैसे बॉम्ब चक्रवात अमेरिका में आया, और अमेरिका वगैरह में साइक्लोन बहुत ज्यादा आते हैं, टाइफून आता है, ठीक है, सॉरी टोरपेडो कहते हैं, थोड़ा सा नाम मुझसे भूल गया, ठीक है, तो वो उसको कर दे, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। हाल में किस राज्य के होयसाल मंदिर को वर्ष 22 और 23 के विश्व विरासत सूची जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है उसमें भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। तो भैया ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है, जिसकी लिस्ट होती है, ठीक है, उसमें अलग अलग साइट्स जाती हैं जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो होयसाल मंदिर की बात की जा रही है, तो होयसाल मंदिर कहां पर है दोस्तों? होयसाल मंदिर है कर्नाटक के अंदर। कहां पर है? कर्नाटक में। होयसाल राजा हुआ करते थे तो वो उन्होंने मंदिर बनाए थे, तो ये होयसाल मंदिर वहां पर है। क्या है, पढ़ते हैं इसको। कर्नाटक के बेल्लूर हेलबेट और सोमनाथपुरा में होयसाल मंदिर को वर्ष 22-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं। ठीक है, यूनेस्को द्वारा ये होता है, यूनेस्को द्वारा होता है ये। ठीक है, और होयसाल राजा की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले कहा आपको कि राजा हुआ करते थे कि 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, और होयसाल राजा जो थे वास्तुकला में 11वीं और 14वीं शताब्दी, ठीक है, के बीच होयसाल साम्राज्य के अंतर्गत विकसित एक वास्तुकला शैली थी जो ज्यादातर दक्षिणी कर्नाटक क्षेत्र में स्थिर है। तो होयसाल राजाओं ने जब वहां पर राज किया 12वीं सेंचुरी 13वीं सेंचुरी में, तो एक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, एक आर्किटेक्चर है कि मंदिर किस तरह बनेगा। अब इसके ऊपर सवाल बनते हैं, मेंस को लेकर बनते हैं कि भाई जो आर्ट एंड कल्चर होता है, किस तरह से आर्ट एंड कल्चर, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कैसा हो गया, ठीक है, नागर टाइप ऑफ आर्ट कैसा, आर्किटेक्चर कैसा, मंदिर कैसा बनता है, गर्भगृह क्या होता है, विमान क्या होता है, गोपुरम क्या होता है, ठीक है, मंडप क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ये आपके एंशिएंट हिस्ट्री या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है ये। फिलहाल करंट अफेयर्स के हिसाब से दक्षिण कर्नाटक क्षेत्र में जो होयसाल राज्य थे उन मंदिरों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा? लगभग 25,000 किलोमीटर के हाईवे तैयार किए जाएंगे। मोदी सरकार ने खासकर इस बात पे ध्यान दिया है कि हाईवेज को या जितने भी ट्रेवल करने के साधन हैं, जैसे कि चाहे वो रोड का हो, चाहे वाटरवेज हो, चाहे एयरवेज हो, ठीक है, तो इन सबकी कनेक्टिविटी बेहतर बनी रहे। पीएम गति शक्ति के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। यहाँ तक कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया है कि एक दिन में सबसे ज़्यादा किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का जो रिकॉर्ड है वो भारत ने बनाया है। लगभग 36 किलोमीटर पर डे सड़कें बन रही हैं। तो इतना ज़्यादा काम किया जा रहा है सड़कों के ऊपर। 2023 में लगभग 25,000 किलोमीटर की बनाने की प्लानिंग की जा रही है, ऐसा बजट में कहा गया है। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने कन्याओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान शुरू किया है? पंख अभियान किसने शुरू किया है? ये देखिए, कई बार एग्जाम में सवाल पूछते हैं आपसे किसी योजना के बारे में, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि यूपी पीसीएस के एग्जाम में आपको सिर्फ यूपी की योजनाओं के बारे में पता हो,
ठीक है। अगल बगल कोई योजना चल रही होगी, यानी दूसरे स्टेट्स में कोई योजना चल रही होगी, उसके बारे में भी लगातार सवाल पूछते हैं। तो आपको ये ध्यान देखना है कि मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यहाँ पर कोई अगर ऐसी इंपॉर्टेंट योजना चल रही है तो वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अभी ये पंख अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। पंख अभियान क्या करती है? औरतों और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, और ये योजना कहाँ चल रही है? मध्य प्रदेश में चल रही है। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंख योजना बनाई गई, जिससे कि औरतें और महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके। ठीक है, उनको वे प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे, अपने अपने परिवार को भरण पोषण कर सकें, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, बाकी दोस्तों आज के लिए 4-5 क्वेश्चन थे, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पंख अभियान हो गया, बॉम्ब साइक्लोन हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। ये PDF जो है ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और कोई समस्या हो तो नंबर में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से मुझे नंबर लेकर पर्सनली मुझसे कॉल बात करके बात कर लीजिए, कोई समस्या हो सॉल्व की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।